वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 405 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितनी भी टेस्ट सीरीज़ इस चैनल पर चल रही हैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है प्लेलिस्ट के साथ। सबका रिवीजन कर डालिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर दो। एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। क्या? एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है और भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1881 में की गई थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1881 में की गई थी। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, भारत में जो सबसे पहली जनगणना हुई थी ना, वो 1872 में हुई थी। 1872 1872 में हुई थी। 1881 में नियमित जनगणना हुई थी। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जो है जनगणना कहलाती है और भारत में सर्वप्रथम 1872 में 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई और उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है वो जनगणना होती आ रही है। तो सबसे पहली जनगणना 1872 में और 1881 में संपूर्ण जनगणना। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देखिए, ये तो सभी को पता होगा स्टेटमेंट आपको। भारत के पड़ोसी देशों में केवल बांग्लादेश का जनघनत्व भारत से अधिक है। केवल बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, बाकी सबकी तुलना में इंडिया का अधिक होगा। फिर देखिए, पहला तो करेक्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है। और दूसरा वाला भी करेक्ट है, बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, डबल है भारत का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। तो भारत के पड़ोसी देशों में केवल बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है और बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2.5-3 गुना हो गया कम से कम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? कौन सा है जो जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में वृद्धि, किसी एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या या फिर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ये तो लिंगानुपात निकालता है ना, तो ये तो होगा नहीं। हमको निकालना क्या है? जनसंख्या वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी हुई जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिणाम दर्शाती है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में हमेशा जन्म दर और मृत्यु दर बराबर रहे हैं। बताइए। देखिए, भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, बराबर नहीं रहे। पहला वाला करेक्ट है। सेकंड वाले को एलिमिनेट करिए, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो देखिए, भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है, यही जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है, बराबर नहीं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं उसको जन्म दर कहते हैं। नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था? बताइए। 18 तो है नहीं इसमें, 1952 में। कब? जब प्रथम आम चुनाव हुए थे लोकसभा राज्यसभा के, उसी समय, उसी डेट को
तो देखिए, परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक ही व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने व्यापक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई। ये नीति क्या कहती है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करती है नीति, ये वाली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। 14 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से कम है, ये 16 वर्ष से कम है। ये 14 वर्ष से कम है, करेक्ट है, 2000 में आई, दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो कथन एक करेक्ट है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000 में लागू की गई, जो कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम था। दूसरा भी सत्य है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा कथन लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करता है, बताइए। बताइए। प्रति 10,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1 वर्ष के अंदर जन्म लेने वाले बालक और बालिकाओं की संख्या, या 10 साल में जन्मी महिलाओं की संख्या। देखिए, पता ही होगा इसका आंसर तो सभी को। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वह लिंगानुपात को सही तरीके से परिभाषित करती है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यह किसी समय में समाज के पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है और न्यूनतम किसका है? हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 90 डिग्री 7 है। देखिए, यह हमारी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींची जाती है। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री इक्वेटर है। यहाँ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है, यहाँ से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो भारत यहाँ पर है ना, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है कर्क रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में हो गया पृथ्वी के, तो इक्वेटर के ऊपर है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है, केवल एक सही है यहाँ पर। तो देखिए, कथन एक करेक्ट है, केवल भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा सत्य, क्योंकि भारत का मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 7 पूरब से 97 डिग्री 25 पूर्वीय देशांतर तक विस्तारित है। और यहाँ पर क्या लिखा था? पूर्वीय देशांतर 90 डिग्री 7, जबकि गलत है, 97 डिग्री 25 होना चाहिए ना। 68 पूर्वी से 68 7 से 97 25। इसको तो आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, मुँह ज़बान याद होना चाहिए, कोई पूछे तो बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारतीय संघ राज्य का सबसे उत्तरी बिंदु गुहार मोती है। भारतीय संघ राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु इंदिरा कॉल है। अब बताइए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना, कौन कौन सा करेक्ट है इसमें। देखिए, इसका तो पता ही होगा आपको, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, बचपन में पढ़ा होगा। भारतीय संघ राज्य का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है ना, वो गुहर मोती है गुजरात में, और जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, तो इसको ऊपर नीचे करिए तो करेक्ट होगा, वरना दोनों के दोनों गलत हैं, केवल पहला वाला करेक्ट है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कथन एक करेक्ट है, भारतीय संघ राज्य के सबसे दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। सन 2004 में आने वाली सुनामी के कारण यह जलमग्न हो गया। भारतीय संघ राज्य
का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु हो गया इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तरी बिंदु हो गया इंदिरा कॉल जो जम्मू कश्मीर राज्य में है, तथा सबसे पश्चिमी बिंदु क्या कौन सा हो गया गुहर मोती, कहाँ पर है गुजरात में। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो गया किबिथु, कौन सा किबिथु, कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए अगर ये इंडिया का मैप है तो इस तरह से कर लीजिए, ये है इंदिरा पॉइंट, ये है किबिथु अरुणाचल प्रदेश का, और ये कौन सा है गुहर मोती गुजरात, और ऊपर ये कौन सा है इंदिरा कॉल। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 7% है। देखिए पढ़ा होगा बचपन में, भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत्स पर्वत अवस्थित है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा जो है वो भ्रंश पर्वत पर अवस्थित है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% थोड़ी है, तो बहुत ज़्यादा है, 2.4% है ना, पढ़ा होगा आपने 6 में 7th 8th 9th। भारत की जो उत्तर पूर्वी सीमा है वो वलित पर्वत पर अवस्थित है, सभी को पता होगा, हिमालय वलित पर्वत है। तो गलत है, दोनों के दोनों गलत हो गए, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, कोई भी करेक्ट नहीं है इनमें, इनकरेक्ट हैं दोनों। तो केवल थोड़ी कथन एक करेक्ट है, सॉरी देखिए गलत है ना, केवल कथन एक सत्य कैसे हो सकता है जब डी है तो देखिए भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो 7% तो है नहीं, तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है, और भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तो 1 2 3 4 5 6, भारत 7वें नंबर पर आता है किसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जो परसेंट है ना वहाँ पर परसेंट वो 2.4% है, 7% नहीं है, 7वें पायदान पर आता है प्रतिशत में नहीं, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा भी गलत है। क्यों गलत है दूसरा, क्योंकि देखिए भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत हिमालय अवस्थित है, तो वलित पर्वत है, भ्रंश पर्वत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पाक जलसंधि किन दो देशों के बीच अवस्थित है। भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत मालदीव। पाक जलसंधि प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत बार पूछा गया है। इसका उत्तर है भारत श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि तथा मन्नार की खाड़ी अवस्थित है, याद रखिएगा। दोनों के दोनों यहाँ पर, ये इंडिया का जैसे मैप है यहाँ पर है, ये श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही है। भारत देश की लंबाई पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा उत्तर से दक्षिण की ओर अधिक है। भारत की लंबाई पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा, ये वाली जो है ना, ये वाली अधिक है, तो हाँ अधिक है, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। वो 2935 कुछ है, और ये 3000 तक है, 3000 से ऊपर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक या उत्तर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, सी है आंसर। तो देखिए उपरोक्त दोनों के दोनों करेक्ट हैं। भारत देश की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी है 3212 किलोमीटर, ये वाली, ये जो दूरी है ना ये 3214 किलोमीटर है, और जो ये वाली दूरी है पूर्व से पश्चिम वाली ये 2933 किलोमीटर है। कितनी 2933, तो ये वाली अधिक हो गई, ये वाली इन कंपेरिजन टू दिस। अब देखिए गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, सभी को पता होगा। अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक या उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। नैनी संशोधित है, पहले नैनी आता था आंसर, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, लेकिन करेक्ट उत्तर है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। तो 12 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, ये ज्योग्राफी के प्रश्न थे।
अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। ज्योग्राफी जनगणना मिक्स। धन्यवाद।